अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम इंशाल्लाह अगले 5 से 6 मिनट के अंदर मीटिंग शुरू कर देंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमारे साथ आई थिंक अभी लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, तकरीबन कोई 10 से 11 लोगों ने ज्वाइन किया। बट सेशन हम रिकॉर्ड करें ताकि अगर किसी ने कोई नहीं भी ज्वाइन कर पा रहा तो उसके साथ हम बाद में शेयर कर सकें। सो सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने आप को। मेरा नाम हानी जैदी है और मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन तुर्की का प्रेसिडेंट हूँ। और आज का ये सेशन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन तुर्की है और वाईटीबी पाकिस्तानी स्टूडेंट सोसाइटी और पाकिस्तान की टर्किश यूनिवर्सिटी अलुमनाई इन पाकिस्तान विच इज आल्सो कॉल्ड एज ट्यूलिप, इन तीनों की कोलैबोरेशन से अरेंज किया गया है। और आप सब चूँकि हमारे साथ जनवरी से एप्लीकेशन के टाइम से साथ हैं और चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से जो हमारे इंटरव्यू जो कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं पाकिस्तान में, उन सबको इंटरव्यू की कॉल्स आ चुकी हैं। एग्जैक्टली कितने नंबर्स में हैं कैंडिडेट्स, इसका अभी हम तखमीना नहीं लगा पाए हैं। बट जिनको आ चुके हैं उनके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक है हमारी तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने पहला एक जो टफ फेज़ है एप्लीकेशन एवेलुएशन वाला फेज़, वो आपने क्लियर कर लिया है और अब आप इंटरव्यू के फेज़ तक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और बाकी जो नहीं, जिनको इंटरव्यू ईमेल्स आई हैं उनके लिए भी कि इंशाल्लाह दे विल फाइंड मच बेटर अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल वक्त ज़ाय किए बगैर मैं चाहूँगा कि हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है सेशन की। तो इस सेशन के दो असल तीन हमने इसके हिस्से रखे हैं। पहले हिस्से में हमारे अब्दुल्ला सईद भाई इस्तांबुल से, वो आपको मास्टर्स और पीएचडी के जो इंटरव्यूज हैं उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करेंगे। उसके बाद सेकंड सेक्शन में जो है, सेगमेंट में जो है, हमारे हुज़ैफा मोहम्मद सिद्दीक फ्रॉम सिगमर्ट एजुकेशन जो है वो आपको
बताएंगे। जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको पता है कि एक रिटर्न क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आई थिंक टेस्ट भी होगा वहाँ पे ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू। वो हुज़ैफा मोहम्मद सिद्दीक और बैचलर्स के ही हवाले से कुछ आपको मजीद गाइडेंस के लिए अब्दुल मुइज़ उपल भी हमारे साथ मौजूद है। और तीसरे सेगमेंट में इंशाल्लाह हम Q&A का सेगमेंट रखेंगे, जिसमें हम आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स को सुनेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि बहुत ज़्यादा सेशन एक्सटेंड ना हो। तो लेट्स मूव ऑन देन। जी अब्दुल्ला भाई, ओवर टू यू। हाँ, बहुत शुक्रिया हानि भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ आ रही होगी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जिन सब लोगों को इंटरव्यू की कॉल आई है। तकरीबन आप ऐसा समझ लें कि 90% आपकी स्कॉलरशिप हो ही गई है, और 10% चांसेस हैं कि इंटरव्यू में कोई गड़बड़। अब्दुल्ला सईद मेरा नाम है। इस्तांबुल जो यतब पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी है, उसमें एज अ वॉल्टियर में काम भी करता हूँ, और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स कर रहा हूँ। तो 3 साल से मैं यहाँ पे हूँ। 2023 में यतब से मैं यहाँ पे आया था। तो वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि मुझे कहा गया था कि आपने मास्टर्स और पीएचडी के बारे में बताना है कि इंटरव्यू में क्या होता है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने जो है इंटरव्यू के मकसद को समझना है कि इंटरव्यू ये किस लिए लिया जाता है। इसके अंदर बुनियादी जो चीज़ें होती हैं वो जो सवाल हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि आप कौन हैं, आपका तालीमी पस मंज़र क्या है, आपने ये फील्ड क्यों मुंतखब की है, आप तुर्की में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपकी रिसर्च का मंसूबा क्या है, आप अपने मुल्क और तुर्की के दरमियान क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और क्या वाकई पीएचडी के लिए तैयार हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो आपने खुद से करने हैं, और बैचलर्स की निस्बत जो मास्टर्स और पीएचडी के उम्मीदवार होते हैं उनसे जो ज़्यादा संजीदगी यानी ज़्यादा संजीदा और तहकीकी सवाल पूछे जाते हैं अमूमन। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये सब के लिए जनरल है कि आप इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपकी जो डेट है कोशिश करें कि आप वहाँ पे टाइम से कोई आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाएं। आपकी ड्रेसिंग वगैरह, आपका हेयर कट, आपका बियर्ड स्टाइल जो है ना अच्छा फॉर्मल अंदाज के अंदर होना चाहिए, यानी बेहतरीन। इसमें ना तो बहुत ज़्यादा ओवर हो और ना ही बहुत ज़्यादा डाउन हो। ये तो उमूमी चीज़ें हैं, उमूमन सबको ही पता होती हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जो आपकी फ़ाइल है यानी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने जो है मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहे हैं। अपनी सीवी को दोबारा इंटरव्यू से पहले एक दफ़ा देख लेना है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। खासकर जो मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आपने अपने रिसर्च जो प्रपोजल है उसको अच्छी तरह से देख लेना है। जितने ज़्यादा सवालात आपसे होंगे वो आपकी रिसर्च के मुताबिक होंगे, क्योंकि ये दोनों जो मास्टर्स और पीएचडी होते हैं ये रिसर्च बेस्ड डिग्रीज होती हैं। तो इनमें ज़्यादातर सवालात आपके रिसर्च प्रपोजल से किए जाते हैं। आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होती है उसको आपने दोबारा पढ़ना है। अगर पब्लिकेशंस, आर्टिकल या कोई कॉन्फ्रेंसेज हैं तो इनकी तफसीलात को आपने खुसूसी तौर पर दोबारा याद रख लेना है, खासकर पीएचडी वाले। अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं, आर्टिकल्स हैं या आपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं तो उनकी जो डिटेल है वो आपने दोबारा याद कर लेनी है, और वो आपके फिंगर टिप्स पे हो। अगर वो आपको कहते हैं कि आप ये हमें निकाल के दिखाएं तो आप फ़ौरन उनको निकाल के दिखा सकें। ठीक है। पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो जो आपका मास्टर्स का थीसिस है उसका भी एक जो खुलासा होता है वो आपने तैयार कर लेना छोटा सा। आप 2 मिनट के अंदर अपना जो मास्टर्स का थीसिस है वो आप जो कमेटी है उसको बता सकें 2 मिनट 3 मिनट के अंदर। तो ये आपने पहले से ही तैयार कर लेना है। उमूमन ये सवाल लाजमी पूछा जाता है पीएचडी वाले जो स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि यानी बहुत से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी जो दरख्वास्त होती है उसके अंदर जो लिखी एप्लीकेशन होती है उसके अंदर जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं बहुत सारी भूल ही जाते हैं। तो कोशिश करें कि आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, हर एक चीज़ को डिटेल के साथ दोबारा देखना शुरू से लेके आखिर तक। इंटरव्यू के अंदर उमूमन वो आपकी एप्लीकेशन से बाहर नहीं जाते हैं, उसी के इर्द गिर्द उनके सारे के सारे सवालात होते हैं। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल के ऊपर जो आपका रिसर्च टॉपिक जो है, रिसर्च प्रॉब्लम जो है, रिसर्च क्वेश्चन जो है, मेथोडोलॉजी जो है, और जो कंट्रीब्यूशन आपकी जो तहकीक है वो क्या पेश करेगी, खासकर पीएचडी वाले स्टूडेंट, आपका जो रिसर्च गैप है वो, ये आपने लाजमी तौर पर इन चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। और इसका जवाब जो है वो एक ही लाइन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो इसका जवाब एक तहकीकी जवाब होना चाहिए। ठीक है। वो लाजमी तौर पर ये चीज़ आपने देख लेनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की, यानी मास्टर्स और पीएचडी के लिए उमूमन ये होता है कि आपकी जो प्रेफरेंस होती है
वो आपने पहले रखी होती है, 1 2 या 3। जैसे अगर आपने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी चूज की है या अंकारा यूनिवर्सिटी चूज की है या मरमरा यूनिवर्सिटी चूज की है, तो इसके बारे में भी, खासकर अगर पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात पहले से जमा कर लें। ठीक है, डिपार्टमेंट के मुतालिक, फैकल्टी के मुतालिक, रिसर्च सेंटर के मुतालिक, जो प्रोफेसर होते हैं उनके मुतालिक, उनका जो रिसर्च एरिया है उसके मुतालिक, और जो पब्लिकेशंस वो करते हैं उसके मुतालिक थोड़ी थोड़ी मालूमात आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू के दौरान वो बता सकें। ये पीएचडी वाले स्टूडेंट्स खासकर इसका ख्याल रखेंगे, और डेफिनेटली मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये लाजमी है। एक ये सवाल भी होता है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, पीएचडी के स्टूडेंट जो होते हैं। तो इसका एक आम सा जवाब नहीं होना चाहिए। अगर पीएचडी का मेंबर है तो एक तहकीकी जवाब वो जब देगा तो वो कंसिडरेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कह देना कि मुझे अच्छी लगी है मैंने चूज कर, ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में, इसके बाद जो एक और, तुर्की के मुतालिक भी आपके पास जो मालूमात होती है वो होनी चाहिए कि आपने तुर्की को क्यों चूज किया, आपने दूसरी कंट्री, अपनी कंट्री के अंदर ये रिसर्च क्यों नहीं की है। तो इसके बारे में आपको जो यहाँ का तालीमी निज़ाम है, तालीमी माहौल है, यहाँ की सकाफ़त है, यहाँ के जो तारीख़ी ताल्लुकात हैं, या बैनुल अक़वामी तलबा के लिए जो मौक़े होते हैं, इन निकात के ऊपर आपके पास मुख्तसर जो मालूमात है वो होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी सवाल के अंदर फंसे ना, बल्कि अच्छे तरीके से उस जवाब को बता सकें। उसके बाद अगर वो आपसे फ्यूचर के बारे में पूछते हैं तो वो भी बड़ा क्लियर और ऑथेंटिक जवाब होना चाहिए कि आप एकेडमिक कैरियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च, टीचिंग, सोशल कंट्रीब्यूशन, या किस तरह का काम आप पीएचडी के बाद करना चाहते हैं, ये भी आपके पास इसका जवाब भी होना चाहिए। इस इंटरव्यू के अंदर शुरू वो आपसे आपके इंट्रोडक्शन से करेंगे, ठीक है, बाकी आपकी एप्लीकेशन पे वो चलते आएंगे, और आपके उसके बाद आपका जो लेटर ऑफ इंटेंट है और रिसर्च प्रपोजल है, यहाँ पे वो आपसे काफ़ी देर तक सवाल करते रहेंगे। मुमकिन है वो आपके रिसर्च प्रपोजल छोटी छोटी चीज़ें भी पूछें। यहाँ तक कि मेरे जो दोस्त हैं इंजीनियरिंग के, उनमें से जो सिविल इंजीनियरिंग के जो दोस्त थे, उनको उन्होंने एक पेपर भी दिया और उनसे कुछ ड्राइंग भी वहाँ पे बनवाई कि आप ये बना के दिखाएंगे, ये इस तरह से जियोमेट्रिक पैटर्न आप बताएंगे किस तरह से हो। तो कुछ इस तरह की भी चीज़ें अगर आपके रिसर्च प्रपोजल के अंदर हैं तो उनको आपने लाजमी तौर पर देख लेना है, ठीक है। उसके बाद तुर्की के अंदर जो आपका कोई अगर फेवरेट स्कॉलर है वो क्यों है, और अगर है वो कौन है और क्यों है, ठीक है। उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आप क्या रिसर्च कर सकते हैं या आप किस तरह से उनको टैकल करेंगे, ये चीज़ें भी आपने लाजमी तौर पर अपने रिसर्च प्रपोजल के साथ लिंक करते हुए इनको देख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में कि अपना तारुफ करवाएं, तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाना है। तकरीबन आपने कोशिश कर रही है कि 90 सेकंड के अंदर या आप उसको 2 मिनट के अंदर अंदर अपना इंट्रोडक्शन एक अच्छे अंदाज में बता दें, जिसमें आपका नाम हो, आप किस एरिया से ताल्लुक रखते हैं, आपने कहाँ से, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको पता होती, बस वो देखना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। और मास्टर्स और पीएचडी में वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि क्या आप रिसर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपके अंदर रिसर्च एक्टिविटीज हैं या नहीं। पर्सनल सवाल जो होंगे वो बैचलर्स के जब जो मेरे दोस्त आपको बताएंगे वो सेम ही होते हैं। और इससे इससे एक अहम चीज़ ये भी है कि आप पहले जो है एक अपने किसी दोस्त के साथ या उस्ताद के साथ एक जो फर्जी किस्म का इंटरव्यू होता है वो आप रिकॉर्ड कर लें या देखें पहले। उसके अंदर आपका आई कांटेक्ट है, कॉन्फिडेंस है, स्पीकिंग स्पीड है, बॉडी लैंग्वेज है, ये आपने उसमें चेक कर लेनी है कि ये कैसी है, मेरा स्टाइल कैसा है, तो ये अच्छा है। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे मेंशन किए, आपका पासपोर्ट है, आपका आईडी है, आपकी एप्लीकेशन की कॉपी, आपका रिसर्च प्रपोजल है, आपकी सीवी है, हर चीज़ फाइल के अंदर बड़ी तरतीब और नफासत के साथ लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिखरी हुई चीज़ें हों, एक तरतीब के साथ सारी चीज़ें जो है वो लगी हुई आपकी फाइल के अंदर। आप जो ही जाएंगे वो सबसे पहले आपसे आपकी फाइल ले लेंगे कि ये हमें दे दें, और वो खुद ही उसको चेक करना शुरू कर देते। तो हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने एक तरतीब के साथ चीज़ें होती ही नहीं, जो ही फाइल खुलती है कोई कागज़ इधर गिर रहा होता है, कोई पेपर उड़ रहा होता है। तो एक अच्छे अंदाज के अंदर आपने फाइल के अंदर चीज़ें रखनी है, खासकर मास्टर्स और पीएचडी की हर चीज़ जो है वो बड़ी नफासत के साथ होनी चाहिए। कोशिश करें कि जो है पहले पहुंच जाएं वहाँ पे इंटरव्यू से। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने नहीं कर रही। एक तो आपने किसी भी सवाल का जवाब बहुत लंबा नहीं देना है, यानी आपने 10 मिनट 7 मिनट इतना टाइम किसी भी जवाब पे नहीं देना है। जो भी चीज़ हो एक अच्छे अंदाज के अंदर आपने उसको बयान करना, टू द पॉइंट रहना है, ठीक है।
जो इंटरव्यू ले रहा हो उसके साथ आपने गैर जरूरी बहस नहीं कर रही हैं किसी भी मामले में, यानी बहुत ज्यादा उसको फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, और कोई भी गैर जरूरी बहस उसके साथ नहीं कर रही है। टू दी पॉइंट जवाब दें, जितना पूछा जाए उतना जवाब दें, क्योंकि मास्टर्स और पीएचडी वाले, खासकर जो पीएचडी वाले लोग होते हैं वो इस बात को जानते भी हैं कि किस हद तक, तो मास्टर्स के लिए भी सेम ही चीज़ है कि वो आपसे सवाल पूछेंगे, कहीं वो आपको फंसाने की भी कोशिश करते हैं, तो बहुत ज्यादा गैर जरूरी बहस भी बाज़ औक़ात आपके लिए मुश्किल बन जाती है। उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से या सियासी जो मौजूआत होते हैं उनके ऊपर कोई भी जज्बाती गुफ्तगू आपने इंटरव्यू में नहीं करनी। वो आपसे पूछ भी सकते हैं मजहबी मौजूआत के बारे में, सियासी मौजूआत के बारे में। जिस तरह मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने, मेरा जो फील्ड है वो इस्लामिक साइंसेज है, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि वहाबीज़म की रेडिकल अप्रोच के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो सूफीज़म के बारे में। तो ये एक मजहबी सवाल था, और यानी क्योंकि तुर्की के अंदर सूफीज़म और इस तरह का सवाल था, तो इस तरह का कोई भी सवाल सोशल साइंसेज से रिलेटेड वो आपसे पूछ भी सकते हैं, सियासी सवाल भी हो सकता है, तो उसके ऊपर कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल जवाब उसका होना चाहिए। उसके बाद आपने जो अपनी मालूमात हैं, ये मास्टर्स वालों के लिए खास है, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान नहीं करना। ऐसा ना हो कि आपकी एज जो है वो 20 साल हो और आप उसमें तजर्बा अपना 30 साल का बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना, बल्कि बराबर जो एक मास्टर्स का स्टूडेंट जितना कर सकता है उतना ही आपने बताना। यानी मास्टर्स का स्टूडेंट उमूमी तौर पर 2-3 पेपर उसके पब्लिश हो सकते हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, या कोई एक आध बुक उसने लिखी हो सकती है, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आपने ये नहीं करना है कि मेरे जो 50 के करीब पेपर पब्लिश, ऐसा मुमकिन नहीं होता, और ऐसी बात भी नहीं कर रही है जिसको आप दोबारा संभाल ना सके। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ कि किसी भी मुल्क, किसी भी दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी, अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या सामने वाले जो होस्ट कंट्री है उसके बारे में कोई भी बुरा तासर आपके पास नहीं होना चाहिए, या उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में, चाहे वो दूसरा मुल्क हो, अपना मुल्क हो या तुर्की हो। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है दौरान इंटरव्यू। ठीक है। पीएचडी वाले जो खासकर उम्मीदवार हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया, उनके लिए खुसूसी मशवरा ये होगा कि आपने अपने आप को ये साबित करना होता है, मास्टर्स के भी किसी हद तक, लेकिन खुसूसन पीएचडी के स्टूडेंट, कि आप तहकीक कर सकते हैं। ठीक है। आप जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप स्कॉलरली डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। और आपके अंदर जो एकेडमिक मेच्योरिटी है वो भी आपके अंदर, ये सारी चीजें उन्होंने देखनी होती हैं आपके अंदर। इंटरव्यू आपकी लुक, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सामने वो आपको देखेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, आपकी डॉक्यूमेंट की तरतीब देखेंगे, आपसे ये सारे सवालात करेंगे, आपके जवाब को सुनेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को सुनेंगे कि वो कैसा है। ठीक है। तो आखिरी आखिरी ये है कि अपनी जो सीवी है उसको देख लें, रिसर्च प्रपोजल को देख लें, थीसिस की एक समरी आपके पास होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की तहकीक आपके पास होनी चाहिए, तुर्की के बारे में बुनियादी मालूमात, लिबास वगैरह मैंने आपको बता दिया, एक मुनासिब हो, दस्तावेज साथ जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक फाइल के अंदर हो। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, इंटरव्यू से पहले एक दिन अच्छी तरह से नींद लेके सो के आप इंटरव्यू में पहुंचें और खुले दिल के साथ इंटरव्यू दें। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो अगर बहुत सारी चीज़ें आप उनका जवाब नहीं भी दे पाते हैं तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो मेरा ख्याल है बुनियादी चीज़ें यही थी जो मैं आपको बता सकता था। इसके बाद अगर आप सवाल करेंगे तो उसमें मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। मेरा ख्याल है कि पीएचडी और मास्टर्स के लिए यही चीज़ें थी जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकता था या आपको गाइड कर सकता था। बहुत शुक्रिया। हनी भाई जी। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई। अभी हम दूसरे सेक्शन की सेगमेंट की तरफ से बढ़ते हैं। हुजैफा मोहम्मद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है जो सिग्मोइड एजुकेशन से क्वांटिटेटिव टेस्ट के बारे में जो है आपको बताएंगे, बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो होता है। जी प्लीज हुजैफा। एक मिनट। सॉरी, सॉरी, पहले हम पहले हम हुजैफा जैफर मोहम्मद मोहम्मद सिद्दीक को सिद्दीक को सुनेंगे जो कि सुनेंगे जो कि आपको आपको बैचलर्स बैचलर के के जनरल उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम क्वांटिटेटिव टेस्ट की तरफ जाएंगे। जी जी हुजैफा प्लीज। हुजैफा आपकी आवाज नहीं आ रही। हुजैफा यू आर स्टिल नॉट ऑडिबल। आपने म्यूट किया हुआ है हुजैफा। सिगमोइड म्यूट शो हो रहा है।
आई थिंक हुज़ैफ़ा टेक्निकल इशू फेस कर रहे हैं, तो पहले फिर हम क्वांटिटेटिव टेस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि मुइज़ उपल आपको एक्सप्लेन करेंगे। जी मुइज़, मुइज़ चल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइज़ है और मैं 2022 में तुर्की आया था। करंटली मैं अनकरा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और मेरा 6th सेमेस्टर अभी कंटिन्यू कर रहा है। आज की मीटिंग के हवाले से फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, जो कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे है। और जैसे कि पहले हानी ने एंड देन फिर अब्दुल्ला भाई ने काफ़ी डिटेल में अच्छे से स्टार्ट ले लिया है, तो हम भी अब ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ों पे ही बात करेंगे। और राइट नाउ मैं जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनका जो क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम होगा उसके ऊपर बातचीत करूँगा। और इंटरव्यू का जो तरीक़ेकार होता है वो यही होता है कि जो अंडर ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो आते हैं, सबसे पहले वो अपने एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। वो अराउंड 40 टू 45 मिनट्स तक आपका कंटिन्यू होता है और उसके बाद फिर आपको दोबारा रेस्ट होती है, तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स की रेस्ट होती है एंड देन उसके बाद आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो 1 बाय 1 स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले जो आपका फ़ेज़ है वो आपका क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम का है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पहले ही वेबसाइट के ऊपर जाके अपना जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आपकी जो तुर्की बुर्ज़लारी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएंगे, इंटरव्यू सेक्शन में आपको वहाँ पे उनके क्वेश्चंस प्लस उनकी जो आंसर की है वहाँ पे अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करके वहाँ के जो क्वेश्चन आंसर वगैरह के जो टाइप्स हैं आप उनको वहाँ से गो थ्रू हैं, उनकी प्रिपरेशन वगैरह करें और फिर उस तरह अपीयर हो जाए एग्ज़ाम में। अगर आपको वो नहीं मिलते, स्टिल हम ग्रुप वगैरह में भी सारे जो पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल हैं और प्लस इसके साथ जो कंटेंट है या मज़ीद प्रिपरेशन मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, एक दो और सीनियर्स पे हुज़ैफ़ा के पास, तो वो इस तरह आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे और आप इस तरह अपनी प्रिपरेशन करके तो जा सकते हैं। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली ये है कि ये टेस्ट इम्पोर्टेंट किसके लिए है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आगे जाके इस तरह की फ़ील्ड में अपनी करनी है बैचलर्स, जिन पे मैथमेटिक्स अप्लाई होगी, जहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम जो है उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। और को ऐसे स्टूडेंट्स जो कि लाइक मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जिसमें मैथमेटिक्स की तरह रोल नहीं है, तो उनके लिए जो वेटेज है मैथमेटिक्स एग्ज़ाम की वो ड्रॉप हो जाती है। तो आपने ये सोच के नहीं जाना कि भाई मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैथमेटिक्स का नहीं है, मैंने कभी मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है एफएससी में या ए लेवल्स में, तो मैं वहाँ पे कैसे अच्छा परफॉर्म करूँगा। और अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो आया कि मैं जो दूसरा कैंडिडेट जो मैथमेटिक्स में अच्छा है, जिसके नंबर ज़्यादा आए हुए हैं, जिसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है, वो ज़्यादा स्कोर करके तो मेरे से पोजीशन ले जाएगा। तो ये सीन नहीं है। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है आपकी वैल्यूएशन उसकी इस तरह होगी कि आपकी फील्ड का जो स्टूडेंट होगा उसका ही रिज़ल्ट आपके साथ कंपेयर होगा। फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, तो मेरा मैथमेटिक्स का जो एक्सपीरियंस था, मेरा एफएससी में मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी थी तो लाइक मेरा अच्छा हुआ था। लेकिन अगर मैंने ना पढ़ी होती तो मेरा एक और जो पॉलिटिकल साइंस है जिसने नहीं पढ़ी, मेरा उसी के साथ ही कंपैरिजन होगा। मेरा किसी ऐसे कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स का जो बैकग्राउंड टोटल रखते हैं उसके साथ कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कंपैरिजन आपकी अपनी फील्ड के जो स्टूडेंट है उसके साथ ही होगा। तो इस तरह जो आपका वेटेज है कंपैरिजन का, जो कह रहे हैं कि लाइक कंपटीशन का, वो आपका बराबर हो जाता है। तो आपने ये चीज़ अपनी ज़हन से निकाल देनी है कि दूसरों को एडवांटेज है तो हमें डिसएडवांटेज है, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं। सेकेंडली मैं आपको एग्जाम के पैटर्न से गो थ्रू हो जाते हैं। तो एग्जाम का पैटर्न इस तरह होगा कि आपको 30 क्वेश्चंस उसमें गिवन होंगे, 40 टू 45 या मैक्सिमम 1 आवर वो देते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो कभी कभार टाइम इंक्रीज भी कर देते हैं 5 to 10 मिनट्स। तो उन 30 क्वेश्चंस में आपकी जो 10 फर्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपके लॉजिक एंड आईक्यू बेस्ड होंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस आपका जो अलजबरा है उसमें फिर आपके कैलकुलस भी आता है, ये एफएससी लेवल की मैथमेटिक्स होगी, ए लेवल्स की, ठीक है। और उसके बाद जो 5 लास्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपके ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री से होंगे। तो ये पैटर्न है आपका जो एफएससी लेवल की मैथमेटिक्स है उसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो योस एग्ज़ाम होता है तुर्की का, अगर आपने उसमें अपीयर हुए हैं या उसके पैटर्न से अगर आप वाकिफ़ हैं तो आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो योस एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो फॉरेन स्टूडेंट्स का एंट्री प्रिपरेशन एग्ज़ाम होता है यहाँ तुर्की की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो अगर आप उसके पैटर्न से गो थ्रू हैं, उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है आपने उसको कभी सॉल्व आउट किया हुआ है, उसके ऊपर आपकी टेक्निक वगैरह बैठी हुई है, देन यू कैन ईजिली डू इट एज वेल। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आई वुड से लाइक आप जो पैटर्न एग्जाम है आप उससे गो थ्रू हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अलजेब्रा होगा, कैलकुलस होगा, अगर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बड़े इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। 30 क्वेश्चंस का होगा ये एग्ज़ाम।
और 40 to 45 मिनट्स ये लास्ट करेगा। उसके बाद फिर आपकी ब्रेक है 15-20 मिनट्स। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। अब इंटरव्यू के लिए आई वुड से कि हुज़ैफ़ा उसको डिटेल में लेके चलेंगे और वो बताएंगे कि एक अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट है उसने कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसमें और उनका क्या जवाब होना चाहिए। जो इंटरव्यू पैनल है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरह के जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आई वुड से कि हुज़ैफ़ा अब लेंगे अपनी पोजीशन एंड देन अगर कुछ रह जाता है तो फिर मैं ऐड कर दूंगा उसमें। थैंक यू सो मच मोइस, बहुत शुक्रिया। अब हम जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनके जनरल जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू, उसके हवाले से हम बात करने के लिए हुज़ैफ़ा मोहम्मद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं अनकरा से ही। इनकी तरफ हम जाएंगे। जी हुज़ैफ़ा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम हनी भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही अच्छा, तो सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं इस बार काफ़ी हैरान हूँ कि काफ़ी कम लोगों को इंटरव्यू ईमेल्स आई हैं लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में। तो इसमें अब्दुल्ला भाई ने ऑलरेडी जो है मास्टर्स और पीएचडी काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की थी जो बैचलर्स में रिपीट होती हैं। तो मैं बिल्कुल एक स्टार्ट से पहले एक टेम्पलेट के तौर पे सारा बताऊंगा कि मतलब कितना वो किस किस तरह पूछते हैं, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, उस पर थोड़ा अपना जनरल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो ये होता है कि वो आपसे जो है इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस करते हैं, मतलब आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, या आपसे पर्सनली आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब कि जो है क्या कहते हैं वो ऐसा कह सकते हैं कि अपने बारे में कोई यूनिक बात बताएं, या जो है क्या कहते हैं अपनी फैमिली के बारे में बताएं, ठीक है, अपने सिबलिंग्स के बारे में बताएं। इस तरह के क्वेश्चंस वो कर सकते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं वो आपसे जो है आपने, और ये मेरे साथ भी हुआ, तो वो आपसे और यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछ सकते हैं। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं, और अगर किया था तो क्यों किया था, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसके रीजंस वगैरह भी वो पूछ सकते हैं। तो ये भी आपने क्या कहते हैं माइंड में रख के जाना है कि वो और चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, और इसको आपने ऑनेस्टली जवाब देना है। मैंने खुद जिस जब जहाँ जहाँ अप्लाई किया था मैंने ऑनेस्टली बता दिया था, उनके रीजंस भी बता दिए थे। मैंने ये बताया था कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ पाकिस्तान में, और अगर आप लोग मुझे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं क्यों जो है तुर्की बुसरी को चूज़ करूंगा, क्यों जो है मैं पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी को नहीं चूज़ करूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं उन्होंने फिर मुझसे कुछ अपने फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, और वो बेसिकली मतलब एफएससी बैचलर लेवल के ही सवाल होते हैं, ठीक है, मतलब आपकी फील्ड से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। अच्छा, वो क्योंकि मुझसे उन्होंने जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं एज सच आप लोगों को कोई मतलब ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मतलब ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड जो याद करें। जो ये जनरल नॉलेज है वही काम आती है। उन्होंने मुझसे 2-3 सवाल पूछे थे, 2 का मैंने जवाब दे दिया, एक का जवाब मेरे पास नहीं था, तो उससे कुछ खास बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऑनेस्टली मतलब सीखने जा रहे हो, आपको जितना आता है वो ऑलरेडी उनको आपकी उससे क्या कहते हैं एप्लीकेशन से, सोशल एक्टिविटी से ग्रेड्स आइडिया हो जाता है। तो उस टाइम पे आपके अगर माइंड में आंसर नहीं दिया है तो खैर है, तो वो इतना मसले की बात नहीं होती। आप लोग भी इस चीज को माइंड में रखेंगे, वो फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और आप एक जनरल कॉम्प्रहेंसिव तो कहते हैं अपने मतलब फील्ड से रिलेटेड नॉलेज को साथ लेकर जाइएगा जितनी आपके पास मतलब है फील्ड से रिलेटेड। अच्छा, उसके साथ साथ जो है कहते हैं, अच्छा उन्होंने कुछ जनरल क्वेश्चन भी पूछे थे, जैसे आपने इस तरह के ट्रेकी को क्यों चूज किया आपने, या अपनी फील्ड को आपने क्यों चूज किया। तो आप मेक श्योर करें कि इनके आपके पास अच्छे आंसर्स पहले से मौजूद हों, कि आपने जो है कहते हैं अपनी जो स्पेसिफिक फील्ड है उसको क्यों आपने चूज किया है, या आप ट्रेकी में ही क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। इस टाइप के रीजन आपके पास आप के पास होने चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं इन्होंने जो है मुझसे जो टर्की बुसरी की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी सवाल किए। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपको एप्लीकेशन का आइडिया हो, आपने जो है लेटर ऑफ इंटेंट को एक बार दोबारा गो थ्रू कर लें, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स को गो थ्रू कर लें, क्योंकि वो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में सवाल कर सकते हैं, ठीक है। वो आपसे जो है आपकी लेटर ऑफ इंटेंट में जो आपने लिखा था उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। वो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी रेफरेंसेस के बारे में सवाल कर सकते हैं, जो आपने यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस यूनिवर्सिटीज क्यों की कि आपने अप्लाई कर, तो इसके बारे में वो सवाल कर सकते हैं। तो एक चीज आपको अच्छा मतलब एक आपने अच्छा रिव्यू किया और जितनी आपकी एप्लीकेशन थी। इसके साथ साथ जो कहते हैं उन्होंने मुझसे जो है कहते हैं ये पूछा था कि थोड़े से मतलब कम्युनिटी सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन। उन्होंने मुझे कहा कि मतलब आप जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, तो या अभी भी आप जो है क्या कहते हैं अपनी फील्ड से ऐसे लोगों को फायदा
कैसे पहुंचाएंगे जो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, मतलब जनरल पब्लिक को कैसे फायदा पहुंचाएंगे, इसमें कम्युनिटी सर्विस कैसे करेंगे। तो उस चीज को भी आपने माइंड में लेके जाना, और इस चीज की आपने मतलब पूरी वो करनी है कि कोशिश करनी है कि जो आप क्या कहते हैं वहां पर इंटरव्यू में बोल रहे हो वो आपकी क्या कहते हैं एप्लीकेशन से अलाइन करे। ऐसा ना हो कि आपने एप्लीकेशन में कुछ लिखा हुआ आप वहां पर कुछ और बोल दें। तो वो चीजें सेम होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो पॉइंट्स मेरे पास, क्योंकि काफी लोगों के इंटरव्यूज हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जितने भी हमारे पास तमाम ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दूंगा। काफी, और उसमें मतलब सिर्फ बैचलर्स नहीं, मास्टर्स पीएचडी के स्टूडेंट्स ने भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए पास्ट ईयर से, तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा इससे रिलेटेड। तो बस यही थे जो मेरे माइंड में भी आ रहे हैं, जो उन्होंने मतलब जो मैंने स्ट्रक्चर माइंड में बनाया हो। तो उसके साथ साथ अपनी बात करूं तो मेरा स्पेसिफिकली एक एक्सपीरियंस ये रहा था कि मैंने जो है जब अप्लाई करा तो मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी वो इंग्लिश में सेलेक्ट करनी थी, मतलब वहाँ पर जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन थी वो इंग्लिश होगी, मैंने ये चूज किया था। मगर मैंने टॉफिल नहीं सबमिट किया, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में पॉइंट आउट किया कि आपने जो है सारी यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट की जिसमें आप मतलब स्टडीज इंग्लिश में है, बट आपने टॉफिल नहीं सबमिट किया। तो आप अगर जो है कि कहते हैं अगले 2 वीक्स के अंदर अंदर टॉफिल सबमिट कर दें तो हम जो है फिर क्या करेंगे, आपकी मतलब एप्लीकेशन को रीवैल्यूएट करेंगे। तो वो एक तरह मतलब अच्छा सिग्नल था उनकी तरफ से कि वो मुझे कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन ठीक है, बस आप टॉफिल सबमिट करें तो हम आपको इंग्लिश में एडमिशन दे देंगे। तो मैंने वापस आकर सबसे डिस्कस किया सीनियर से, वो कह रहे थे कि हाँ चांसेस है कि आपको मतलब मिल गई है वो कहते हैं स्कॉलरशिप, काफी चांसेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मिल गई। तो ये भी इस तरह की चीजें होती हैं। बाकी मैं आपको यही वो मतलब सजेस्ट करूंगा कि आपने वहां पर बिल्कुल ऑनेस्ट रहने, कोई बात भी मतलब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जिस तरह चीजें हैं बिल्कुल उनको उसी तरह प्रेजेंट करें। और बस इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच हानी भाई फॉर गिविंग मी द चांस। अगर मुझसे कोई चीज रह गई हो तो आई वुड डेफिनेटली वांट अब्दुल मोइस के वो ऐड कर दे, वरना हानी भाई फिर आप उसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा। और हुज़ैफ़ा भाई, हुज़ैफ़ा, अब्दुल मुइज़ अब्दुल और अब्दुल्ला भाई, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए भी। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ फिर जल्दी से बढ़ते हैं। उससे पहले अगर हमारे साथ ट्यूलिप कराची से बासित जवाद सर मौजूद हैं, तो सर इफ़ यू वांट टू से समथिंग, ओवर टू यू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है हानि? जी जी बिल्कुल, जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत सलाम और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कैंडिडेट्स। और आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट किया, खास तौर पे पीएचडी और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इन चीज़ों को आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। मुझे एक चीज़ पूछनी भी थी, और जो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे कराची में जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं इन टच हूँ, कि यहाँ तो अंडर मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स को लेटर्स मिल गए, ईमेल मिल गई हैं। तो क्या लाहौर और दूसरे सिटीज के भी स्टूडेंट्स को ये सबको ईमेल्स आ गई हैं या अभी आनी बाकी हैं? आई थिंक ये सवाल मुझसे कुछ दूसरे शहरों के स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं, और इनफैक्ट अभी मैंने ग्रुप में मैसेज देखा तो यहाँ पर भी एक दो स्टूडेंट से ये सवाल किया हुआ है। तो हानि, क्या आप या कोई इसमें जवाब देंगे? सर सॉरी, मेरा नेट थोड़ा सा एरर कर रहा है, आप मुझे क्वेश्चन रिपीट कर सकें? आई एम सो सॉरी। मेरा सवाल ये है, कराची में मैं काफी स्टूडेंट्स के साथ इन टच हूँ, पीएचडी, मास्टर्स और अंडरग्रेड प्रोग्राम के। ठीक है, तो उनमें से तकरीबन सबको मतलब तीनों कैटेगरीज को ईमेल आ गई है वाईटीवी की तरफ से। तो क्या अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपके ख्याल में जिनको ईमेल मिलना बाकी है, या ओके सर, अगर मैंने इस ईमेल बारे मिले में, तो फिर उनको आगे भी नहीं है? जी जी, असल में होता ये है कि जो हर मुल्क के हिसाब से ईमेल जाती हैं, जैसे मतलब रीजन्स के अतबार से भी होता है, मुल्कों के अतबार से भी होता है। मैंने जो यतबे से तकरीबन कह लें 2 दिन पहले ये चीज़ कंफर्म की थी, जो इस चीज़ को देखते हैं वहाँ पे, चीज़ है ना, जो पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो उन्होंने एटलीस्ट मुझे यही जी बताया जी। था कि जिनको जानी थी मेल्स जा चुकी हैं, मजीद किसी को इंटरव्यू की कोई मेल नहीं जाएगी। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई एक आधा जो है, मतलब पिछले, वही हर साल नहीं होता, एक आधे साल में ऐसा हुआ था, मतलब एक्सेप्शनल केस, कि किसी को जो है ना
एक डेढ़ हफ्ते बाद भी जो है किसी एक पीएचडी कैंडिडेट को या एक आधे मास्टर्स को इस तरह चली गई है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और अभी तक जो यतबे ने बताया, जो मतलब हैं उनके जो पाकिस्तान को देखते हैं, उन्होंने यही कहा है कि जिनको मेल जानी से जा चुकी है, मजीद किसी को इंटरव्यू कॉल नहीं जाएगी। ओके। अच्छा, इंशाल्लाह हमारी ट्यूलिप की तरफ से हर साल की तरह ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, तो आप में से जो जो कैंडिडेट सुन रहे हैं, तो हम ये पाक तुर्क मारिफ स्कूल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। तो इंशाल्लाह आपको उस प्रोग्राम की डिटेल भी मिल जाएगी। और इंशाल्लाह आई होप आप लोग सब अपने टेस्ट और इंटरव्यूज में कामयाब होंगे। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच जवाद सर। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो सीनियर्स जो हैं वो एक एक करके क्वेश्चंस वगैरह आपके ले लेते हैं। अगर आप में से किसी ने चैट पे भी लिखा है तो आई थिंक दो तीन क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम बारी बारी जो है अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए भी बताएं जी। ये तो हो गया। क्या इंटरव्यू ईमेल सबको आ गई हैं? जी बिल्कुल आ गई सबको। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि आप तुर्की के बारे में क्या जानते हैं, लाइक फैक्ट्स वगैरह। तो आप उसका आंसर थोड़ा गाइड करें, बिकॉज टेलिंग देम कि उनकी कंट्री दो रीजन्स के बीच में आती है, दैट वुड बी टू सिंपल राइट। तो अच्छा जवाब किस बेसिस पर हो सकता है? प्लस सर आप योस के सैंपल पेपर शेयर कर सकते हैं सो वी कैन प्रैक्टिस। योस के सैंपल पेपर्स आई थिंक उनके वेबसाइट वगैरह पे मौजूद हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि आपको वहीं से ढूंढ के दे दें। रही बात कि आप क्या तुर्की के बारे में कह सकते हैं, तुर्की के बारे में आप सबसे पहले, अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो फिर बेहतर यही है कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ही बताएं कि उस फील्ड के लिए क्यों तुर्की इंपॉर्टेंट है और क्या आपको फायदा होगा, क्योंकि वो पूछते भी ऐसी यही चीज़ है जो कि आपने लेटर ऑफ इंटेंट में मेंशन असल में की होती है। और हाँ, एक चीज़ है, इससे मेरे जहन में आई कि जो चीज़ आपने अपने लेटर ऑफ इंटेंट में लिखी थी जिन उन चार क्वेश्चंस के जवाब में, तो बाजू का स्टूडेंट्स ऐसा होता है क्योंकि ऑब्वियसली जनवरी का लिखा होगा आप लोगों ने भी लेटर ऑफ इंटेंट, तो वो चीज़ें जहन से भी निकल जाती हैं और अ, आपके आंसर्स वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। तो ये कि एक बार अपना लेटर ऑफ इंटेंट और अपनी एप्लीकेशन जो है पढ़ के जाइएगा जो आपने फिल की हुई है, और उसके मुतजाद यानी उसके अगेंस्ट कोई वो ना कीजिएगा, आंसर ना दीजिएगा। आपके आंसर एटलीस्ट मैच होने चाहिए उसके साथ। सेकेंडली कि तुर्की के बारे में कोई स्पेसिफिक चीज़ ये आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड ही ढूंढनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आईआर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे उन्होंने पूछा था कि आपने आईआर के लिए तुर्की क्यों सिलेक्ट किया है और आपके फ्यूचर गोल्स पे तुर्की में आईआर पढ़ना कैसे मुस्बत तौर पे असरअंदाज होगा। मुझसे ये सवाल उन्होंने किया था। तो उसके बारे में मैंने अपनी फील्ड रिलेटेड जवाब दिया था कि हाँ, तुर्की इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में एक और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में एक बहुत बड़ा जियो पोलिटिकल एक्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मुझे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये चीजें और मतलब उस पूरे रीजन को समझने में तुर्की किस हवाले से एक तारीख है और ये सारा कुछ, उस सियासी एतबार से मैंने उसका जवाब दिया था। तो आपने इस तरह अपना फील्ड रिलेटेड जवाब दे, जो कि ऑब्वियसली अब मुझे कंप्यूटर साइंस का या दूसरी फील्ड्स का तो आइडिया नहीं है। तो ये है कि आपको इस बारे में खुद थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चंस भी आई थिंक आ रहे हैं। और मुझे आगे किसी को इंटरव्यू जी हर जगह पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में इंटरव्यू ईमेल्स आ गए हैं। मजीद को इंटरव्यू ईमेल्स अभी नहीं रिसीव होगी जी। इतिहास अच्छा डॉक्यूमेंट्स बता दें जो इंटरव्यू लेके जाना है, ये हम लिस्ट शेयर कर देंगे आपसे। इतिहास में कि अपने सिर्फ इंग्लिश मीडियम मैंने सेलेक्ट की हो तो मास्टर्स एंड ऑफर यू एडमिशन विद वन हैविंग टर्किश एज मीडियम इंस्ट्रक्शन तो वुड एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट, व्हाट शुड वन आंसर टू दिस? अब्दुल्ला भाई इसका प्लीज आंसर कीजिएगा। जी दोबारा बताएं, सवाल क्या था और मैसेज में वो कहाँ कह पे रहे है? हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर कह रही हैं कि अगर हमने सारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश में सिलेक्ट की हो और लेकिन हम्म वहां पर वो हमें पूछ रहे हो कि अगर हम आपको ऑफर करें टर्किश में, इंग्लिश में नहीं ऑफर करना चाहते, तो शुड वी हम्म। एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट? अ, मेरा तो ख्याल है कि अगर आपको ये मौका मिलता है और आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो टर्किश में ही अपनी डिग्री कर रहे हैं और अच्छी डिग्री कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो मौके मिलेंगे और जो कुछ सीखने को मिलेगा, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और स्कॉलरशिप में आपको मिलेगा। तो अगर आपको ऑफर होता है तो आपको लेना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आके ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात आपके जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, बेशक आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तर्किश में भी हो, वो आपको परमिशन दे देते हैं कि आप इंग्लिश में एग्जाम वगैरह दे दें या आप अपना थीसिस इंग्लिश में लिख लें। लेकिन आपको तर्किश आ जाती है, यहाँ पे रहने के बाद आपको 2 साल में बेहतरीन तर्किश आ जाती है, आप इंशाल्लाह कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको तर्किश में भी ऑफर होता है तो आपको ले लेना। मैं वो कर रहा था। जी यानी भाई।
जी सर, सॉरी, आप कंप्लीट करें अब्दुल्ला भाई, मेरी वो उसमें अनम्यूट हो गया था गलती से। हाँ जी जी, कंप्लीट ही है। मेरा ख्याल है कि अगर आपको इस तरह की ऑफर मिलती है तो आपको ले लेना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि हाँ, अगर टर्किश में भी मिलता है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बेहतरीन अंदाज में अपनी डिग्री को कंप्लीट करूँ। ओके, ठीक हो, हाँ ठीक हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन आया है इसके ऊपर कि इफ वी डोंट हैव टर्किश प्रोफिशिएंसी विल दे गिव मी सम टाइम टू एटलीस्ट लर्न सम बेसिक्स, सो आई विल बी। नो नो, इस तरह से नहीं होता। टर्किश आपका पूरा पहला साल आप सिर्फ टर्किश ही सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो C1 लेवल तक आपको टर्किश सिखाते हैं। पहले साल आपका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो आपको टर्किश ही सिखाएंगे पहले साल। और वो उनका एक बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है जिसमें वो आपको टर्किश जीरो से जो है उसका पूरे सिखाते हैं। और हम में से 90-95% स्टूडेंट्स जो है बैचलर मास्टर PhD लेवल पे वो टर्किश में ही पढ़ रहे हैं। मेरा अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टर्किश है, मुइज ऊपर हमारे साथ मौजूद है, उजैफा, इन सबके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो टर्किश ही है। तो इतना कोई उसमें इशू वाली बात नहीं होगी, बट ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है थोड़ा सा। रही बात अवेटिंग इवैल्यूएशन की, स्टेटस जो पोर्टल पे शो हो रहा है अवेटिंग इवैल्यूएशन, तो वो आपके अवेटिंग इवैल्यूएशन जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगी तब तक वो अवेटिंग इवैल्यूएशन ही हो रहेगा। उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन, जब फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे अगस्त में, तो फिर वो स्टेटस चेंज होगा। तो अभी जिनको ईमेल नहीं आई है अनफॉर्चुनेटली, आई मीन यू विल फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह, बट मजीद अभी ईमेल्स नहीं आएंगी। अच्छा, बाकी सर सिटी के बेसिस पर रफली कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, लाइक कराची के बच्चे अलग, लाहौर नहीं, ऐसा नहीं होता। तुर्की बुशरे में किसी भी मुल्क या किसी भी शहर के हिसाब से इनके लिए कोई स्पेसिफिक कोटा नहीं बना होता, बल्कि जितने उनको लगते हैं रैंडमली कि इतने बच्चे एलिजिबल हैं। आमतौर पे पूरे पाकिस्तान से हर साल 150 से 170 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बट ऑफ कोर्स ये वेरी करता है नंबर। If they ask me that since the scholarship gives you time to learn Turkish for a state, then why didn't you choose units with Turkish? No, they will not ask this question. Don't worry. और बाकी किसी का कोई सवाल है तो बेशक वो चाहे तो माइक ऑन करके कर सकता है, प्लीज। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड कर दूं, अगर ये सेशन के बाद भी आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। मतलब दिस इज नॉट द वन एंड ओनली सेशन। कोई ऐसा क्वेश्चन है आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उससे भी आपको जवाब मिल जाएगा। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप का असल में हमने चैट इसलिए भी बंद की हुई है क्योंकि हमारे अक्सर जो सीनियर्स हैं वो उनके फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जैसे हम चैट खोलते हैं आपको पता है एकदम से बहुत ज़्यादा वो मैसेज आए थे, जिसकी वजह से वो चीज़ हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इंशाल्लाह ओके फ्राइडे ओके, को हम सही सही सही। चैट चैट खोल देंगे। आई या हैव वन हानि, कॉन्फ्रेंस। अगर हम कोई स्पेसिफिक लाइक 2-3 घंटे के लिए हम इसको ऑन कर दें जैसे हमने पास में किया था, जी जी सर, बिल्कुल इसी इसी तरह ही जब करेंगे, मतलब आई एप्लीकेशन थिंक। प्रोसेस जब चल रहा था, आपको याद होगा हमने जी जी मतलब एग्जैक्टली। स्पेसिफिक आपने टाइम दिया था, 3-4 घंटे के लिए आप ऑन कर देते, सवालात लेते थे और फिर आप ऑफ कर देते। क्या इस तरह से कर सकते हैं एग्जैक्टली। 1-2 घंटे के लिए अगर ऑन कर जी लें जी और क्वेश्चंस ले लें? जी जी एग्जैक्टली, हम इस तरह ही करेंगे। कल दोपहर में इंशाल्लाह मैं इस तरह ऑन करूंगा और फिर हम उसके रात में जवाब दे देंगे सारे कल रात को। ठीक। I have one conference paper published locally, so should I take the abstract book with me? I just attach the image of that conference abstract and save it through Drive link. जी अगर आपके पास abstract book है तो वही बेशक साथ ले जाएं, कोई इशू नहीं। The experiences shared in the group are mostly of the master students. What about bachelors? नहीं, bachelor students के भी जो हुज़ैफा ने experience share किया वो bachelor students के हैं, और रिकॉर्डिंग में हम शेयर करेंगे तो इसमें भी आप बेशक उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। किसी और का भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी वगैरह है तो प्लीज करें, वरना फिर हम 5-6 मिनट तक वाइंड अप करते हैं मीटिंग को। जी अब्दुल्ला भाई। अच्छा, मैंने इस चीज में एक इजाफा ये करना था कि बैचलर के जो स्टूडेंट हैं, मास्टर्स और PhD में अगर आप रिसर्च प्रपोजल को छोड़ दें तो बाकी जो तकरीबन सवालात हैं वो आप कह सकते हैं कि कॉमन ही हैं। ये बैचलर्स, मास्टर्स और PhD ये तकरीबन एक ही जैसे सवालात होते हैं। सिर्फ बैचलर्स वाले आप रिसर्च प्रपोजल को बीच में से निकाल दें तो बाकी चीज़ें तकरीबन सेम सेम ही इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह आपके बारे में, तुर्की के बारे में।
तो यानी जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए था, रिसर्च प्रपोजल वगैरह से हटके या रिसर्च के हवाले से हटके बाकी चीज़ें वो मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, पीएचडी के लिए तकरीबन सेम ही होती हैं। तो आपने बस अपनी जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे से जो दोबारा देख के आना, तो उसी के अंदर से ही वो सवाल करते हैं ज़्यादातर। तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है इंशाल्लाह। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़्यादातर जो चीज़ें कॉमन ही है तो वो आपको लाइक इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा उस चीज़ में। सेकेंडली, पासपोर्ट नहीं है, नहीं पासपोर्ट चाहिए भी नहीं इस स्टेज के ऊपर। इफ द unis I chose have GRE as requirement but I have not given it, would it be a problem? Yes. वो फिर आपसे GRE डिमांड करेंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप बेशक उनको कह सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से आपको अगर सिलेक्ट करें तो प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूनी की डिमांड है GRE और आपके पास नहीं है तो फिर उस यूनी में आपकी प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी if you get selected. Anyone else? आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर हम बेशक वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। एंड जितने भी सीनियर्स ने ज्वाइन किया, अब्दुल्ला भाई, मुइज़, उफल, हुज़ैफा और जवाब से, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे जूनियर्स ने ज्वाइन किया, फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो आप चाहें तो बेशक ग्रुप पे करें, और अगर कोई किसी को DM करना है सीनियर को तो वो भी हम कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच अगेन एंड खुदा हाफिज़।